हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स या हाइड्रोक्सी एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एसिड्स के जो प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए इनकी स्टडी को हम अलग अलग स्टडी करते हैं दोनों को ही। और हमने अभी तक केवल एलिफेटिक हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में स्टडी की है, जिनका कि नोमेनक्लेचर हमने जब जनरल मेथड से किया तो इनमें जो पेरेंट एसिड है उसके नाम के पहले हमने ग्रीक जो लेटर है उसको लिखते हुए OH समूह की पोजीशन को हमने वहाँ पे लिखा था। जिस कार्बन आइटम पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन आइटम को अल्फा कार्बन आइटम कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 है। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन आइटम को अल्फा कार्बन आइटम कहा जाता है। उसके बाद में बीटा और गामा, इस तरह से इनको ग्रीक लेटर्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से कॉमन या ट्राइबल मेथड में इन पोजीशंस पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उनको लिखते हुए, उनकी पोजीशन को लिखते हुए हम उस एसिड का उस हाइड्रोक्सी एसिड का हम नाम लिखते हैं। और IUPAC नोमेनक्लेचर भी देखें तो हम अल्फा बीटा और गामा पोजीशन पर के स्थान पर यहाँ पे हम 1 2 3 4 लिख देंगे, उसकी पोजीशन की संख्या लिख देंगे और फिर उस एल्कोनोइक एसिड का हम नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एक मैथिलीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसके साथ में एक OH समूह प्रेजेंट है। इस तरह का कोई हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन पर इसको 1 नंबरिंग देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन आइटम को IUPAC सिस्टम में 1 नंबर देते हैं और इसके पास वाले कार्बन आइटम को 2 नंबर देते हैं। तो क्योंकि 2 पोजीशन पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड इसका IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। और इसको यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इनका जो पहला मेंबर होता है ग्लाइकोलिक एसिड, वो एक तरह से एक ठोस पदार्थ होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन जो बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इसके अलावा वो सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हमको सबको पता है कि इनमें हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो दो ही क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है इसलिए ये जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं ये जो जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं और इसी कारण से इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और इनकी एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। हाइड्रोक्सी एसिड यहाँ पे क्योंकि दोनों ही तरह के यहाँ पे इसमें ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये दोनों की तरह ही ये बिहेव करते हैं। कुछ रिएक्शंस में एक दूसरे को ये इफेक्ट नहीं करते हैं। वो तब होता है जब दोनों समूह एक दूसरे पे एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। लेकिन यदि एसिडिक जो ग्रुप है उसको हम उसका एसिडिफिकेशन कर दे तो जो कंपाउंड है वो एक अल्कोहल की तरह यहाँ बिहेव करेगा। इस तरह से जो एसिड्स की जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है जैसे एस्टरिफिकेशन, अमाइड्स, हैलाइड्स या नाइट्राइल्स का फॉर्मेशन, और अल्कोहल्स की जो रिएक्शन होती है जैसे ईथर, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, वो इस तरह की रिएक्शन दोनों इनकी हाइड्रोक्सी एसिड्स के द्वारा शो की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस है, लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रही है, इनकी केमिकल रिएक्शंस इनकी रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, मतलब इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस पर है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये कौन सी रिएक्शंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की रिएक्शंस होगी। पहली रिएक्शन है जो OH ग्रुप के द्वारा होगी और दूसरी टाइप की रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा होगी।
तो पहले टाइप की रिएक्शंस है जिनमें कि जो किस कारण से हो रही है, OH ग्रुप के कारण हो रही है। तो जब इन हाइड्रोक्सी एसिड्स का जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एसिटिल डेरिवेटिव का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि हम ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे केवल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे जो है एल्डी हाइड्रो या कीटो एसिड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड से यहाँ पे ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और लैक्टिक एसिड से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं रिडक्शन की। हाइड्रोक्सी एसिड्स का रिडक्शन हो सकता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट हाइड्रोआयोडिक एसिड की प्रेजेंस में इनका रिडक्शन होगा और रिडक्शन के थ्रू ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। तो अभी तक हमने बात करी इनकी रिएक्शंस की, हाइड्रोक्सी एसिड की रिएक्शंस की, जो किस कारण से हो रही है, केवल हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण हो रही है। कुछ और केमिकल रिएक्शंस है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण होती है। इसमें से पहली रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन जो कि कंसनट्रेट एसिल या एस्टोसफोर की प्रेजेंस में होता है, और जब इनको हाइड्रोक्सी एसिड्स को अल्कोहल के साथ में हम रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे जो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप में यहाँ पे चेंज हो जाएगा और एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। दूसरी रिएक्शन है अमाइड का फॉर्मेशन, और ये जो अमाइड का फॉर्मेशन है इसमें हाइड्रोक्सी एसिड्स पहले अमोनिया के साथ में क्रिया करके अमोनिया साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि P2O5 की प्रेजेंस में इनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर यहाँ पे अमाइड्स का, हाइड्रोक्सी एसिड्स के अमाइड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अगली रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन। जब इनको NaOH के साथ में, एल्कली के साथ में जब इनको गर्म किया जाता है तो हाइड्रोक्सी एसिड्स के सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी एसिड्स है हमें पता ही, क्योंकि इनमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, तो जब इनकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थाइनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो दोनों ही जो ग्रुप्स है उनका क्लोरिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, और क्लोरिनेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक्शन ऑफ हीट, मतलब इन कंपाउंड को, इन हाइड्रोक्सी कंपाउंड को जब गर्म करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करने पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में, उस हाइड्रोक्सी एसिड में जो दोनों ग्रुप्स है उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो क्या किस पर डिपेंड करता है, रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो रिएक्शन है एक्शन ऑफ हीट, ये हाइड्रोक्सी एसिड्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। तो जब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करते हैं तो साइक्लिक डाइस्टर्स का फॉर्मेशन होता है जिनकी लैक्टाइड्स कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के, और यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक तरह से इन दोनों कंपाउंड्स में एस्टरिफिकेशन हो रहा है। दोनों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के दोनों कंपाउंड्स में एस्टरिफिकेशन हो रहा है और इंट्रक्शन हो रहा है एक मॉलिक्यूल के OH ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल के COOH ग्रुप। यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल का एक OH ग्रुप है तो दूसरे मॉलिक्यूल का COOH ग्रुप यहाँ पे इस रिएक्शन में दिखाया गया है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एस्टरिफिकेशन हो रहा है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं और लैक्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो इस तरह से इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे लैक्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि हम लैक्टिक एसिड लें तो उस स्थिति में क्या होगा, जो एल्किल लैक्टाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स की। यदि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म किया जाए तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनाइजेशन नहीं होगा, मतलब इंटरनल जो एस्टरिफिकेशन हो रहा था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में वो यहाँ पे वो वाली रिएक्शंस यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स में यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा पोजीशन से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ से अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन एटम और बीटा पोजीशन से एक OH ग्रुप रिलीज हो रहा है और H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल रहा है और क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ पे जो रिएक्शन है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो गामा हाइड्रोजन की तुलना में क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका एलिमिनेशन अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मोर एसिडिक नेचर का होता है गामा हाइड्रोजन की तुलना में, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट का भी उस यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। इसी कारण से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, ना कि लैक्टाइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। यदि हम गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स की बात करें तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स में इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन होगा और उस स्थिति में 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर्स बन रहे हैं इनको इंटरनल एस्टर्स भी कहा जाता है, साथ में इनको लैक्टोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के द्वारा बन रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में पार्टिसिपेट करके एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन करवा रहे थे इसलिए उसको बोल रहे थे हम इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में एस्टरिफिकेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के थ्रू एस्टरिफिकेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। और जहाँ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में लैक्टाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे लैक्टोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो रिएक्शन है ये भी एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। सबसे पहले प्रोटोन, इसकी मैकेनिज्म हम देखें तो सबसे पहले प्रोटोन का ऐड होगा, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो प्रोटोन का ऐड होगा और कीटो फॉर्म यहाँ पे इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जो गामा पोजीशन पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो एक तरह से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन एटम है जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया है, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये क्या करेगा, दूसरे गामा पोजीशन पर उपस्थित जो OH ग्रुप है उसके नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस कार्बन एटम के साथ वो अटैच हो जाएगा और एक 5 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। ये 5 मेंबर जो साइकिल बनेगी ये क्या करेगी, प्रोटॉन को रिलीज कर देगी और यहाँ पे फिर जो ये कार्बन एटम है इससे क्या होगा, H2 का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। यदि हम डेल हाइड्रोक्सी एसिड्स की बात करें तो डेल हाइड्रोक्सी एसिड्स में भी इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन होता है, लेकिन क्योंकि डेल जो पोजीशन है ये और भी गामा पोजीशन से आगे है तो यहाँ पे 5 मेंबर की जगह यहाँ पे एक तरह से 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि हम देखिए इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्थिति को देखें तो इसके पास वाला कार्बन आइटम हो गया अल्फा बीटा गामा और डेल, क्योंकि डेल पोजीशन में एक और कार्बन आइटम यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो जहाँ पे गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर्स का फॉर्मेशन कर रहे थे वहाँ पे डेल हाइड्रोक्सी एसिड 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन द्वारा। इन एस्टर्स को इंटरनल एस्टर्स कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर बन रहे हैं और इस तरह से डेल लैक्टोन्स का यहाँ पे इस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वो गर्म होने पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग हाइड्रोक्सी एसिड लेते हैं तो गर्म होने पर अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि उस कंपाउंड्स की जो दोनों ग्रुप्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स लैक्टाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहाँ पे गामा और डेल हाइड्रोक्सी एसिड्स लैक्टोन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और गामा जो हाइड्रोक्सी एसिड्स है वो 5 मेंबर एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि जो डेल हाइड्रोक्सी एसिड्स है वो 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिन्हें कि डेल लैक्टोन्स कहा जाता है। जबकि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स में क्या होगा, एस्ट्रो का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और अल्फा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम और OH ग्रुप जो है वो क्या होंगे, एस्ट्रो के मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट हो जाएंगे और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे।